कि आजकल के बच्चे खाते नहीं। पुराने ज़माने में क्या था कि जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट था। वो पड़ोस में जाता है तो ठीक से पेट भर के खा लेता है। एक डॉक्टर के पास से जाके जबरदस्ती स्टीरॉइड दी उसको लेके। 15 साल का बच्चा जो 10th की एग्जाम में अपीयर होने वाला था, उसके लिए वो एग्जाम उस टाइम इम्पोर्टेंट नहीं रही। अब सोचो कब होता है, कभी आपने देखा स्कूल जाने से पहले होता है, खाने के बाद होता है, सोने से पहले होता है, स्कूल जाने के वक्त होता है। Welcome to another episode of Parenting Podcast. In today's episode, we are joined by Dr. Sunil Shah and Dr. Dolly Hingorani to talk about what's truly going on in the minds of children and teens. Let's begin this journey of understanding together. नमस्कार, पेरेंटिंग पॉडकास्ट के सेकंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज फिर हमारे साथ डॉक्टर सुनील शाह सर जुड़ेंगे और आज हम लोग कुछ और बातें डिस्कस करेंगे अबाउट पेरेंटिंग। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स हमारे पास आकर बोलते हैं कि हमारा बच्चा ठीक से खाता नहीं है, तो ऐसे में हमें उन्हें क्या सलाह देनी चाहिए? देखिए, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि आजकल के बच्चे खाते नहीं हैं। इसका रीज़न, बहुत सारे रीज़न है। एक तो कोई भी पैथोलॉजी हो सकती है, लीवर रिलेटेड डिसीज़ हो सकते हैं, रिकरेंट जब बच्चा बीमार पड़ता है तो उसकी वजह से लॉस ऑफ एपिटाइट होती है, तो वो एक प्रॉपर रीज़न है कि जो कोई बीमारी है जिसकी वजह से नहीं खा पा रहा है, तो उसको तो हम ट्रीट करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से अभी 60% बच्चे, 60% मोर देन दैट हो सकते हैं जिसकी ये कंप्लेन है। और ये कंप्लेन बच्चे की नहीं, ये कंप्लेन पेरेंट्स की रहती है। ऐसे देखिए तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसमें आजकल के बच्चे का ये प्रॉब्लम रहता है कि ये लोग ठीक से खाना नहीं खा रहे। तो फर्स्ट रीज़न है, जैसे पुराने ज़माने में क्या था कि जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट था, तो एक ही फैमिली में 4 5 6 बच्चे रहते थे, सब एक दूसरे का देख के सब कुछ सीख जाते थे। आपको कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करानी पड़ती थी। एक बच्चा जा रहा है, उसके पीछे पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, तो ये प्रॉब्लम नहीं रहता था। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है कि अब न्यूक्लियर फैमिली होने लगी है और एक 1 चाइल्ड और 2 चाइल्ड का ही कंसेप्ट है। तो सिंगल चाइल्ड जब फैमिली में रहती है तो सबसे पहले तो उसको इनसिक्योरिटी रहती है अपने लिए कि क्या है क्या नहीं, क्या है। पेरेंट्स वर्किंग है तो जो एक इमोशनल ट्रॉमा है डे टू डे रहता ही है उनको। आपने देखा होगा कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं उसको मेरे घर का खाना ही अच्छा नहीं लगता है, वो पड़ोस में जाता है तो ठीक से पेट भर के खा लेता है। तो हम शायद उस टाइम ऐसा इंटरप्रेट करते हैं कि वो तो बदमाशी करता है, घर में हमारे सामने नहीं खा। ये बदमाशी नहीं है, उनको एक ब्रदरहुड चाहिए। फैमिली में कोई एक ऐसा चाहिए जो उसके ऊपर ध्यान दे। अभी पेरेंट्स वर्किंग है, हम सर्वेंट के भरोसे बच्चों को छोड़ के जाते हैं। दिन भर बच्चा ने क्या खाया क्या नहीं खाया ये होता है। अब होता है क्या, पेरेंट्स अकेले हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, तो संडे उनके पास टाइम है, तो संडे को वो इतनी एक्टिविटी कराने के लिए जाते हैं बच्चे को कि दुनिया की सारी चीज़ मैं सिखा दूँ। पहले के ज़माने में ऐसा कोई भी सेंटर नहीं था, न कुछ था, खाली और खाली। आप देखिए जॉइंट फैमिली रहते थे, तो जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से बच्चे को एक सिक्योरिटी रहती थी। उसका कज़िन ब्रदर है, कज़िन सिस्टर है, खुद का भाई है, खुद की बहन है, तो एक टीम वर्क रहता था उनका, जो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा मिसिंग है। और दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट मेरे हिसाब से कि बच्चे क्यों नहीं खाते। दूसरी बात, सबसे पहले तो आप पेरेंट्स से ये पूछो कि आप सुबह से लेकर शाम तक आपके बच्चे का क्या क्या खाता है, वो आप मुझे बताओ। मेजोरिटी जो मेरी प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ, तो मदर बोलती है नहीं नहीं उसकी तो भूखी नहीं है, वो कुछ खाता ही नहीं है, सुबह उठता है तो बस खाली 1 गिलास दूध पीता है, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद कुछ नहीं, थोड़े काजू और मैं अखरोट दे देती हूँ, उसके बाद कुछ नहीं खाता है। फिर क्या होता है, फिर स्कूल जाता है तो उसको मैं टिफ़िन देती हूँ, तो टिफ़िन जैसा जाता है वैसा ही वापस आता है। ठीक, फिर शाम को 4 बजे आता है तो मैं सैंडविच देती हूँ उसको, दूध देते हैं, सर्वेंट मेरा सब कुछ टेक केयर करता है। और शाम को फिर फ्रूट देते हैं, रात को सिर्फ 2 ही परोठे खाता है। होता क्या है इसमें कि पेरेंट्स को भी लगता है कि जब तक अनाज नहीं गया वो खाना नहीं कहलाएगा। अनाज के बिना, मान लीजिए दूध ले रहा है बच्चा, बच्चे ने फ्रूट लिया, ड्राई फ्रूट लिया, वो सब कंसिडर करते ही नहीं है। अब 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा कितना खा पाएगा? तो या तो आप उनको बोलिए कि वो चीज़ कट करो आप, तो ये खाना खाएगा। दूसरी बात, ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत रोल करते हैं प्रैक्टिस में, हम देखते हैं रात दिन। दूसरी बात, आप एक डिसिप्लिन घर में लाओ कि आपके यहाँ खाने के लिए एक टाइम है फिक्स,
कि 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, कोई भी एक टाइम आपने जो फिक्स किया है उसी टाइम में आप खाना अलाउ करो उसको। अगर वो नहीं खाता है तो आप उसको छोड़ दो, फिर उसके पीछे मत पड़ो। देखिए आजकल बच्चे के लोग को माएँ खिलाने के लिए 2-2 घंटा बिगाड़ती है, टीवी चालू कर दे बेटा, बेटा बोलता है नहीं मुझे मोबाइल चालू करके दो तब मैं खाऊंगा। मीन्स बच्चे अपने कंडीशन रखते हैं कि ये करेंगे तो मैं ये करूँगा। अब ये सब कहाँ से सीखते हैं वो तो आप भी जान सकते हैं, मैं भी जान सकता हूँ कि क्यों बच्चे आजकल ऐसा करते हैं। तीसरी बात, 4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चे में खाना वो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए खेलना इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है कि बच्चे को जब भूख लगी रहती है उसी समय उसके कोई फ्रेंड ने, चाहे उसको खेलना मिल गया तो वो खाना स्किप करके खेलने चला जाता है। आप बहुत बार सुनते होंगे कि शाम को बच्चा खेल के आता है, बहुत चिड़चिड़ करता है, बहुत गुस्सा करता है, ये इसका नेचर चेंज हो गया है। लेकिन वो गुस्सा उसको भूख की वजह से लगती है जो उसे नहीं पता है। तो एज ए पेरेंट्स आपको मालूम होना चाहिए शेड्यूल क्या है, मुझे कितने बजे क्या देना चाहिए मेरे बच्चे को। तीसरी बात जो 90% पेरेंट्स सफ़र करते हैं, बगल वाला बच्चा ज़्यादा खाता है, मेरा बच्चा नहीं खाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बगल वाले का बच्चा 4 परोठे खाता है, दही खाता है, चीज़ खाता है, बटर खाता है, सब कुछ खाता है, मेरा बच्चा नहीं खाता है। सो प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे में नहीं है, प्रॉब्लम पेरेंट्स में है मेजॉरिटी, जो अपने बच्चे का कंपैरिजन हमेशा दूसरे से करते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली में 1 या 2 बच्चा रहता है तो सारा कॉन्सेंट्रेशन पेरेंट्स का उसी पे रहता है, तो उसको किसी भी तरह की छूट छाट नहीं मिलती है कि मैं लाइफ अपने हिसाब से जीऊँ। खेलना तो पेरेंट्स ही पसंद करेंगे, तुम्हें यही गेम खेलना है, उसे क्या खेलना है वो उससे मतलब नहीं है। मेरी लाइफ में क्या क्या मैंने नहीं किया वो सारा मुझे मैं अपने बच्चे पे डालना है। तो ये सारे बिहेवियर इशू, ये सब सोशल इशू बहुत इम्पैक्ट करते हैं। और सबका ये है कि मेरा बच्चा, मेरे यहाँ प्रैक्टिस में 90% लेडीज़ आके यही बोलती है कि मेरा बच्चा खाता ही नहीं है, उसका बच्चा ओवरवेट है, मैं देख रहा हूँ, फिर भी उसकी माँ को तो अपना बच्चा पतला ही लगता है। सो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये सब हमें कंसीडर करना चाहिए प्रैक्टिस में, क्योंकि सारे बच्चे को भूख नहीं लगती है ऐसा नहीं है, वो भूख उसकी मदर के हिसाब से नहीं लग रही इसीलिए प्रॉब्लम है। सो मेरे ख्याल से ये एक फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा बच्चा खाता नहीं है उसके लिए। नहीं सर, ये बहुत सही बात बोली। ये मैं भी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। हमारे ही नेबरहुड में एक छोटा लड़का है और वो भी, उसके घर में कुछ नहीं खाएगा, उसके पेरेंट्स फ्रूट्स लाएंगे, ड्राई फ्रूट्स लाएंगे, पर जब हमारे घर आएगा तो बोलेगा मुझे कुछ खाना है। और यहाँ पे फ्रूट्स देंगे या ड्राई फ्रूट देंगे तो वो क्या इंडिकेट करता है कि उनको कंपनी चाहिए। अकेले में सब बोर हो जाते हैं। हम भी संडे को छुट्टी रहते फिर भी बाहर क्यों जाते हैं, क्योंकि रूटीन से हम डिस्टर्ब हुए हैं, भाई संडे को जाके थोड़ा हमें छुट्टी। तो आप अपने बच्चे को तो छुट्टी देते ही नहीं हो। सोम से शनि सर्वेंट संभालता है, संडे को आप डिक्टेट करते हो उसके ऊपर। तो उसकी खुद की लाइफ, आप ये मत सोचो कि 4 साल के बच्चा, 5 साल के बच्चा, उसकी क्या लाइफ है, उसके खुद के थॉट्स हैं जो अभी से प्रोसीड होंगे तो आगे जाके कुछ नया सोच सकते हैं। लेकिन हमने इतना ज़्यादा डोमिनेशन कर दिया, मदर को लगता है बच्चा मेरा, सभी बच्चे आप देखते होंगे, सभी पेरेंट्स को अपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर ही बनाना है, किसी को बीच का कुछ आता ही नहीं है। सही। जबकि आजकल के तो किसी भी लाइन में अगर आप आगे जाते हो तो सब लाइन में डेवलपमेंट है। तो ये थॉट प्रोसेस जो है ना, पेरेंट्स का अपना एम्बिशन किसी भी चीज़ का, वो खुद तक लिमिट रखे तो वो ज़्यादा अच्छा है। सही बात है। दूसरी सर बहुत कॉमन बात है कि लोग आके बोलते हैं कि हमारे बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है, कि मेरा बच्चा बहुत दुबला है, इतना हम खिलाते हैं उसको फिर भी उसका वजन नहीं बढ़ता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? उसमें भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बगल वाला बच्चा मोटा है, मेरा बच्चा पतला है, ये एक कंपैरिजन जो आता है पेरेंट्स के अंदर। तो ऐसे देखिए मेडिकल साइंस के हिसाब से और एज ए होम्योपैथ जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, होम्योपैथी के हिसाब से और हमारे हिसाब से, और किसी भी आप देखिए, वो हिंदी में बोलते हैं ना प्रकृति सबकी अलग अलग, कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलते हैं इंग्लिश में, सबका अलग अलग रहता है। एक बच्चा 2 रोटी खा के भी मोटा है और एक बच्चा 10 रोटी खाने के बाद भी दुबला पतला रहता है। ये सब मेटाबॉलिज्म के ऊपर जाता है और बहुत सारी चीज़ जेनेटिक आती है। देखिए अगर पेरेंट्स हैप्टी हैं तो ये हैप्टी रहेंगे, अगर पेरेंट्स दुबले पतले हैं तो ये दुबले पतले रहेंगे। सो अगर दुबला बच्चा है और उसको आप दवाई दे के, एपिटाइजर ही देते हैं लोग। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं, एक पेरेंट्स तो इतने विम्सिकल हो गए थे कि मेरा बच्चा पतला है, एक डॉक्टर के पास से जाके ज़बरदस्ती स्टीरॉइड दी उसको लेके कि इसको मोटा करना है। लेकिन 1.5-2 महीने के बाद somebody has educate him कि ऐसा नहीं करना है, तुम्हारा बच्चा मोटा होगा लेकिन उसकी एनर्जी नहीं रहेगी बिल्कुल। सो ये नहीं है। आप क्या लगता है, देखिए आजकल के बच्चे को सप्लीमेंट सब देते हैं, ऐसे आप फिजियोलॉजी निकाल के देखिए तो बॉडी में जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है वही वो एब्सॉर्ब करता है, बाकी सब निकाल देता है। रोज़ आप आयरन ले रहे हो, रोज़ कैल्शियम ले रहे हो, जिसकी ज़रूरत है नहीं, आपको भी नहीं मालूम है, मल्टीविटामिन की टैबलेट ले रहे हैं,
ऐसे ही पेरेंट्स अपने बच्चे को दुनिया भर के सारे विटामिन देने के लिए तैयार हो जाते हैं जस्ट बिकॉज मेरा बच्चा मोटा है। नहीं होता है। एक्चुअली आप देखिए हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, छोटे बच्चे की हेल्थ की डेफिनेशन आप कोई भी सिस्टम में जाके देख लो। अगर आपका बच्चा एनर्जेटिक है, ही इज़ हेल्दी। अगर आपका बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ता है, ही इज़ हेल्दी। और ये सबके पीछे देखिए ना तो इम्यूनिटी का ही रोल है। मैं सबको बोलूँगा आप मल्टीविटामिन दे रहे हो, ये तो उससे अच्छा उसकी इम्यूनिटी कैसे बूस्टअप होती है आप उसके ऊपर वर्कआउट करो। अगर इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो उसकी रिकरेंट टेंडेंसी जो बीमार पड़ने की है ना वो कम हो जाएगी। बच्चा पतला है या मोटा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपका बच्चा हेल्दी होना चाहिए। और हेल्दी चाइल्ड की डेफिनेशन, योर चाइल्ड, आपका जो बच्चा है वो एकदम बोलते हैं ना ये होना चाहिए कि जिसकी वजह से मतलब एक्टिव है कि नहीं है, उसको थकान लगती है नहीं लगती है। आप सीढ़ी चढ़ के जाते हो दौड़ते हो तो ये तो थकता ही नहीं है, दिन भर खेलता है खाता है खेलता है, लेकिन मेरा बच्चा थकता नहीं है, तो वही एनर्जी है मेरे ख्याल से। तो वो अगर आपका बच्चा एक्टिव है आई थिंक उसको मोटा और पतले से कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली। इस पे मुझे एक बात याद आती है, जब मैं स्कूल में थी तो हमारे प्रोफेसर थे इंग्लिश के, वो हमेशा कहते थे कि हु इज़ अ हेल्दी पर्सन। तो हेल्दी पर्सन इज़ द वन हु कैन एंजॉय एनी डिश एट एनी टाइम। एग्जैक्टली। तो जो भी खा सके कुछ भी विदाउट एनी मैं रिस्ट्रिक्शन। आपको बोलूँ आज मेरे 62 ईयर्स हैं, मैं अपने आप को एकदम हेल्दी मानता हूँ। बिकॉज टचवुड आज के दिन में भी एक पैसे की दवाई नहीं चलती है। आप जो बोलो मैं खा लेता हूँ, सब पच जाता है। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा सुखी इंसान तो धरती पे हो ही नहीं सकता है। तो 62 साल की एज में भी खाना जो चाहे खा सकता है, ना उसको कोई बीमारी है ना कोई दवाई ले। तो मेरे ख्याल से लाइफ लंबी और उससे मतलब नहीं है, जितने भी दिन जिए ना आप हेल्दी जिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल डेफिनेटली। अगेन एक और पॉइंट है बच्चों में, वजन की हमने बात की, तो उसी तरह से ओबेसिटी इन चिल्ड्रन आजकल बहुत सीरियस। ओबेसिटी इन चिल्ड्रन आजकल बहुत सीरियस इशू है। और इसमें सबसे पहला पॉइंट अगर मेरे हिसाब से, ठीक है जेनेटिक है, पेरेंट्स अगर हैप्टी हैं ओबेस हैं तो बच्चा 100% ओबेस रहता है। बहुत केस में नहीं भी रहता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिफेक्टिव लाइफस्टाइल है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है डिफेक्टिव लाइफस्टाइल है। देखिए आजकल बच्चों में, क्योंकि पेरेंट्स भी वो करते हैं ना, बच्चे सीखेंगे कहाँ से। आपने स्विगी कर लिया, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया, फास्ट फूड खाते हैं, आधी रात को खाना खाते हैं आप, खाते हो तुरंत सो जाते हो, आपके पास ना फिजिकल एक्सर्शन है, एक्सरसाइज करते नहीं हो, लाइफ की डिसिप्लिन नहीं है, दूसरे दिन 10-11 बजे उठते हो। तो आपने देखा होगा कि जितने भी पेशेंट है जिसका हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है विथ ओबेसिटी, तो आप उनकी लाइफस्टाइल चेक करना। 60% पेशेंट की डिफेक्टिव लाइफस्टाइल, ठीक है डिसीज के चलते होता है, अग्रीड, एंडोक्राइन की वजह से होता है, एग्रीड, लेकिन सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी बच्चे आजकल ओबेस रहते हैं। उसका एक रीज़न तो ये है कि डिफेक्टिव लाइफस्टाइल। कभी भी टाइम बिना आप खाना खाओ, कभी भी टाइम बिना आप सो जाओ। आजकल के बच्चे को तो मैं बोलता हूँ सारे सूर्यवंशी हैं, तो 10-11 बजे उनकी सुबह होती है, अगर कोई उठाने गया तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। तो होता क्या है, देखिए कुदरत ने पहले के ज़माने में भी एक बोला करते थे कि भाई सनसेट से पहले खा लो, सनराइज के पहले उठ जाओ। तो ये सब चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न था। लेकिन हम लोग क्या है, कोई भी चीज़ आपको साइंटिफिक रीज़न से कि कंपल्सन बोलेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर मैं रिलीजियसली बोलूँगा कि सुबह उठ के आप भगवान का नाम दो, सूर्योदय था उससे पहले, तो ये बहुत अच्छा रहता है, आपको फ़ायदा होगा। जहाँ मेरा सेल्फिश मोटो आया कि मैं सुबह उठ के भगवान की प्रार्थना करूँगा, मुझे ये मिल जाएगा वो मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन अपनी हेल्थ की केयर कि मैं सुबह उठ के मैं जल्दी चलने जाऊंगा, टाइम से नहा लूँगा, टाइम से खाऊंगा, जो डिसिप्लिन लाइफ बोलते हैं, उससे मेरी हेल्थ रहती है अच्छी। उसकी अवेयरनेस ही नहीं है हमारे पास, और अवेयरनेस है तो हम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि लग्जरियस लाइफ का ऐसा भूत चढ़ा हुआ है कि ब्रांडेड चीज़ ही चाहिए। अब सोचिए बहुत बार हमारा यही साइकोलॉजी का फ़ायदा दुकान वाले भी लेते हैं। नॉर्मल चीज़ का रेट डबल करके ब्रांड ऊपर लिख देते हैं और हम पे करके खुश होते हैं कि हमने एकदम महंगी चीज़ ली है। लेकिन महंगी चीज़ कितनी इफ़ेक्टिव है, जो भी चीज़ आप खरीदते हो वो कितनी इफ़ेक्टिव है, वो हम नहीं देखते हैं। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमने पैसे ज़्यादा एक्सपेंस किए हैं तो चीज़ अच्छी होगी। सो वो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में वो जानना चाहिए। सो ये ओबेसिटी इन चिल्ड्रन, आप देखिए ना आजकल छोटे छोटे बच्चों को थायराइड का प्रॉब्लम आ रहा है, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ आ रहा है, 10 साल के बच्चे को हाइपरटेंशन डिटेक्ट हो रहा है। पहले भी होता होगा, आजकल पता चलता है। लेकिन मेरा सवाल ऐसा है
कि जब आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है ऐसी तो आपके बच्चे को क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं डिफेक्टिव लाइफस्टाइल है आपकी। सो लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन, बाकी जो बीमारी होनी है वो होगी, हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं। आज मान लीजिए किसी को जेनेटिक हिस्ट्री है कि भाई उसके फैमिली में सबको डायबिटीज़ है, सबके डायबिटीज़ 30-35 साल में आ गए, उसी फैमिली का एक मेंबर ऐसा है जो एकदम लाइफ रेगुलर जी रहा है, टाइम से उठता है, टाइम से खाता है, टाइम से जाता है, सब कुछ कर रहा है, तो उसको भी डायबिटीज़ आया, लेकिन उसको 55 साल में आया। तो जो 20 साल अपने लाइफ के वैल्यूएबल लाइफ थी आपकी, वो तो आपने एंजॉय किया ना अच्छी तरह। अब लोग बोलेंगे क्या फ़ायदा, हम तम्बाकू नहीं खाते थे तब भी कैंसर हुआ, एक खाता तो हुआ, तो फिर खा के ही हो, तो उसका तो फिर कोई जवाब नहीं। सर, छोटे बच्चों में अक्सर पेट दर्द की शिकायत बहुत रहती है, एब्डोमिनल कॉलिक अनएक्सप्लेन्ड। बच्चे 8 साल 9 साल तक के होते हैं, हमारी प्रैक्टिस में हमने देखा है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में पेट दर्द बहुत होता है, और पेट दर्द नॉन स्पेसिफिक, मतलब टू डायग्नोज दैट कॉलिक और पेट दर्द इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर डॉक्टर एट दैट टाइम। मेजॉरिटी, सारे नहीं, पैथोलॉजी भी हो सकती है, पेट की कोई तकलीफ हो, आँख में सूजन रहती हो, बार बार डिसेंट्री होता हो, वॉर्म्स रहते हो, बहुत सारे रीज़न है पेट दर्द के छोटे बच्चों में। लेकिन मेजॉरिटी जितने बच्चे हमारे पास आते हैं वो सारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेके आते हैं, क्योंकि यूजुअली इनिशियली दे आर विजिटिंग पीडियाट्रिशियन कि भाई मेरे बच्चे को दर्द है पेट में। नेचुरली अब सबकी अपनी अपनी साइकोलॉजी रहती है, कुछ डायरेक्ट हमारे पास भी आते हैं दवाई लेने। सो यूजुअली वो लोग सारे टेस्ट करवाते हैं, स्टूल टेस्ट है, सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, सब कुछ, और फाइनली दे कम टू द कंक्लूजन कि भाई आपके सारे रिपोर्ट नॉर्मल है। तो जब भी आपके बच्चे को पेट दर्द होता है, या तो आप साइक्लोपाम दे दो, और छोटे बच्चे तो कॉलीमैक्स दे दीजिए। समवेयर वो लोग भी बोलते हैं कि भाई ये जो दर्द है ना उसका आप ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट स्टेटमेंट, सेम बच्चे हमारे पास भी आते हैं कि दर्द रहता है, तो कब दर्द होता है आप ज़रा पूछो, तो उसकी कोई मॉडालिटी फिक्स नहीं रहती है, कभी भी दर्द हो जाता है। और ध्यान से पूछते हैं कि आप सोचो कब होता है, कभी आपने देखा हो स्टूल जाने से पहले होता है, खाने के बाद होता है, सोने से पहले होता है, स्कूल जाने के वक्त होता है। तो इतने सारे जो रीज़न हम खोजते रहते हैं, उसमें से एक रीज़न जो है जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन आया है, और वो कॉलिक रहता है स्ट्रेस इंड्यूस्ड छोटे बच्चे को। अब सवाल था छोटे बच्चे को स्ट्रेस क्यों होगा? स्कूल गोइंग चाइल्ड है, उसके सर पर तो कोई जिम्मेवारी नहीं है जो पेरेंट्स समझते हैं, तो उसको काहे का स्ट्रेस, ये तो बदमाशी करता है, इसको स्कूल नहीं जाना है इसलिए दर्द होता है। रहते हैं कुछ बच्चे ऐसे, स्कूल की जब वैन आएगी ना उसी टाइम पेट दर्द स्टार्ट होता है, और जैसे स्कूल की वैन गई उसके बाद वो दर्द ठीक हो जाता है। तो हम समझते हैं ये बदमाशी कर रहा है, तो आप उसको उसमें ब्रैकेट में रख सकते हैं कि हाँ भाई ये बच्चा बदमाशी करता है, इसको स्कूल नहीं जाना है। लास्ट टाइम मैंने जैसे आपको बोला था कि लैक्टोज इंटॉलरेंस का आपने पूछा था, तो कुछ बच्चे सुबह स्कूल जाते वक्त दूध की उल्टी कर देते हैं। वॉमिटिंग की वजह से जो स्पाज्म आता है उसकी वजह से कुछ देर के लिए पेट में दर्द हो सकता है, बट इट विल नॉट परसिस्ट। लेकिन कुछ बच्चे सुबह जाते समय उल्टी नहीं हुई और पेट दर्द हुआ, होता क्या, बच्चा एक ऐसे प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में जीने की आदत पड़ जाती है, उसके बाद वहाँ से जब उसको स्कूल जाना है जहाँ उसको सारी चैलेंजेस खुद को फेस करनी है, टीचर को फेस करना है, कुछ होमवर्क दिया है तो वो सही है कि नहीं है वो उसको सोचना है, मैं टाइम से पहुँचूँगा कि नहीं उसको सोचना है, मैं घर पर आऊँगा तो मेरी मदर हो गई कि नहीं। सी आप अगर बच्चे की जगह अपने आप को रख के सोचो तो बच्चों में बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस होते हैं जो वो बेचारा एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो ही नहीं समझता है कि मैं क्यों स्ट्रेस हो रहा है। उसको तो स्ट्रेस की वजह से वो पेट दर्द होता है, उसको सिर्फ मेरा पेट दर्द ही समझ में आ रहा है, लेकिन ये सारे ज़िंदगी के जो स्ट्रेस है उसको हमें समझना ही नहीं। तीसरी बात, ये जो पेट दर्द होता है वॉर्म्स की वजह से हमने देखा है, तो उसमें हिस्ट्री भी मिलती है कि रात को सोते समय नींद में दांत कट कट करते हैं, ग्राइंडिंग टीथ बोलता है, सलाइवेशन है, एपिटाइट ज़्यादा हो जाती है, लैट्रिन करने की जगह हमारे रेक्टम में इचिंग आती है। तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम है जिससे तो डायग्नोस हो जाएगा, आप डीवर्मिंग दो पेट दर्द चला जाता है। लेकिन ऐसे फैक्टर जो कि आपको बच्चे की लाइफ को समझना पड़ेगा कि ये बच्चा का किस जगह प्रॉब्लम है, और हमारे में बोलते हैं ट्रीट द कॉज एंड क्योर द डिसीज़।
लेकिन वो कॉज फाइंड आउट करना और उस कॉज के ऊपर से जो मेडिसिन निकालना, दैट इज़ अ चैलेंज। लकीली इन अवर होम्योपैथी हमारे पास कॉजेटिव फैक्टर के ऊपर से स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं। मान लीजिए किसी ने अचानक कोई मूवी देखी और स्कैरी मूवी थी और डर गया और उसके बाद उस बच्चे को कोई तकलीफ हो गई, तो हमारे में मेडिसिन है स्पेसिफिकली कि इफ़ एनी कंप्लेंट स्टार्ट आफ्टर द फ्राइट यू यूज़ दिस मेडिसिन, बिकॉज हमारी दवाइयाँ ह्यूमन बॉडी पर प्रूव की हुई है और उसके बाद से ही हमने सिम्टम निकाले हैं। सो इन अवर होम्योपैथी टू ट्रीट साइकोलॉजिकली टू समवन on the basis of the causative factor is psychology, stress. So we have got very good medicine to treat such type of colic in our homeopathy. छोटे बच्चे को आपको समझना रहता है, खाली बच्चे को डांट दीजिए, बच्चे को खाली पैम्पर्ड करो तो वो तो आप उसको धकेल रहे हो कि वो और बीमार पड़ेगा। लेकिन बच्चे लोग में ये समझ कि आप घर से जब स्कूल आते हो बेटा तो घर पे ये रहेंगे, आप ये खा लेना, मैं 5 बजे या 6 बजे मदर आती है, उसके बाद तो वो किचन में लग जाती है, उसको टाइम ही नहीं है अपने बच्चे को टाइम देने का। 8 बजे बच्चा इतना थका हुआ रहता है कि वो सो जाता है। जब मदर फ्री होती है उसके बाद मदर टीवी में एंगेज हो जाती है, फादर है तो स्टॉक मार्केट के न्यूज़ में एंगेज हो जाते हैं। सो अगर आप देखिए तो आप अपने बच्चों के पीछे कितने घंटे 24 घंटे में से देते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे ऐसे हैं हमारे यहाँ आते हैं कि मुझे तो अंकल मतलब मन नहीं लगता है घर में। फादर मदर की कंप्लेंट रहती है कि मेरा बच्चा वेट लूज़ कर रहा है, तो वज़न इतना घट रहा है, मेरे बच्चे का भूख नहीं लगती है। जब बच्चे को आप पूछो तो वो बोलते हैं अंकल मुझे घर में मन ही नहीं लगता है, मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जाता हूँ तो ठीक से रात भी रह लेता हूँ, खाना घर में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? हम क्यों ये चीज़ नहीं खोज पाते हैं कि मेरे ही बच्चा, जो एक ही बच्चा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको घर में अगर मन नहीं लगता है तो ऐसा क्या इन्वायरमेंट है, वो हमें चेंज करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जो एब्डोमिनल कोलिक स्ट्रेस इंड्यूस है ये बहुत ज़्यादा है आजकल। सर आजकल के बच्चे हम देखते हैं उनका बिहेवियर बहुत रूड होता है, घर वालों पे या इवन बाहर वाले कोई आते हैं तो दे बिहेव वेरी रूडली, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए ये बिहेवियर डिसऑर्डर जो रूडनेस आप बता रहे हैं ये ओवरनाइट डेवलप नहीं होती है किसी बच्चे में। बच्चा जब इस नए वर्ल्ड में आता है वो तो स्लेट खाली लेके ही आता है। जिम्मेवारी हमारी है कि वो स्लेट में हम क्या क्या लिखते हैं। बहुत बार पेरेंट्स के तरफ से नादानी हो जाती है। कई सारी ऐसी चीज़ें जो बच्चों के सामने नहीं बोलनी चाहिए, जस्ट बिकॉज हम अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बच्चों के सामने, मान लीजिए आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, आपके इन लॉज आपके साथ रहते हैं, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इन लॉज के साथ तो वो एक लिमिट तक रखो, और या तो जब अकेले हैं तब आप बात कीजिए। अब मान लीजिए मेरा बच्चा 5 साल का है और मेरी वाइफ उसे बोले कि तुम्हारे दादा तो ऐसे हैं, फालतू हैं, ये है फलाना, बहुत परेशान करते हैं, टाइम से खाना दो तब भी खाना खाना मांगते रहते हैं, मदर इन लॉ ऐसी है फला, मतलब कोई भी कंप्लेनिंग जो आप रहते हैं, तो ये स्लोली बच्चे के माइंड में ग्रज करता है और ये एक्यूमुलेट होता है डे पर डे। और किसी भी बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स उसके आइडियल होते हैं। मतलब बच्चे ने जो भी बोल दिया, पेरेंट्स ने जो भी बोल दिया, बच्चे को वो मंजूर रहता है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि अभी मैं जिसके बारे में कंप्लेन कर रही हूँ अपने बच्चे के सामने, एक दिन ऐसा भी आएगा कि मेरा बच्चा मेरे में फॉल्ट स्टार्ट करेगा खोजना, क्योंकि आप ये दिमाग आपने ही दिया है उसको। तो जब बच्चा आपके फॉल्ट निकालता है तो आपको बुरा लगता है। बोलते हैं वो सभी बच्चे और सभी पेरेंट्स को संस्कार चाहिए, और संस्कार कोई दुकान में बिकने वाली चीज़ नहीं। अगर बिकती तो सबसे पहले गलत काम करने वाले ले आते संस्कार, क्योंकि उसको भी मालूम है मैं गलत कर रहा हूँ। तो संस्कार ऐसी चीज़ है जो घर से मिलती है आपको। आप बड़े का कितना रिस्पेक्ट दे रहे हो। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, हमारे पड़ोस में एक 82 ईयर्स ओल्ड दादा थे, उनको पैरालिसिस का अटैक आया। हम लोग पड़ोसी लोग सब मिल के जाकर उनको हॉस्पिटल में एडमिट किए। उनके साथ उनका पोता था, ही जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड, 15 साल का। वो इतना अटैच था दादा से कि घर से लेके हॉस्पिटल और एडमिट किया, जब तक दादा ने हाथ नहीं उसको उठाया, वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था। 15 साल का बच्चा छोटा नहीं कहलाएगा। उसके बाद
वो बैठा ही रहा दादा के साथ जब तक उसके पेरेंट्स नहीं आए। उसके पेरेंट्स को उसको ज़बरदस्ती बोलना पड़ा, बेटा जाओ हम लोग आ गए हैं। 15 साल का बच्चा जो 10th की एग्ज़ाम में अपीयर होने वाला था, उसके लिए वो एग्ज़ाम उस टाइम इम्पोर्टेंट नहीं रही, उसके लिए वो टाइम उसके दादा इम्पोर्टेंट हो गए। अब ये चीज़ जब मैंने देखी ना, मैं बेटा तुम्हारे में बहुत अटैचमेंट है। नहीं, मेरे पापा रोज़ रात को सोने से पहले मेरे दादा के पैर दबाते हैं। सी, कभी पापा ने नहीं बोला कि तू तेरे दादा के पैर दबा के सो, लेकिन उसने ये चीज़ नोटिस की कि मेरे पापा क्या करते हैं। रोज़ सुबह उठते हैं, मेरी मम्मी चलने जाने से पहले दादा की चाय बना के टेबल पे रखती है, फिर दादा को उठाती है, चाय पीती है दादा, उसके बाद वो चलने जाती है, फिर आती है और स्कूल जाती है वो, क्योंकि बेसिकली सी इज टीचर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो घर में होती है, वो डे टू डे का ऑब्जर्वेशन। आप सुबह उठ के पूजा करते हो, सारा घर सोया, सुबह कोई घंटी बजा रहा है, पूजा कर रहा है, उस टाइम के लिए गुस्सा आता है, यार सोने दो ना, क्यों घंटी बज रही है। वो लड़का भी गुस्सा करेगा क्योंकि उसकी नींद बिगड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसको मालूम है कि ये जो हो रहा है सही हो रहा है। सुबह पूजा पाठ करते हैं, मंदिर की आरती है, घंटी, ये सबसे क्या है, आप मानो या ना मानो, एक घर में ऑरा क्रिएट होता है पॉजिटिव। तो बच्चों को बिगड़ना कि सुधरना, ये सब चीज़ आप हमारे घर के कंडीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक जॉइंट फैमिली था, उसमें 3-4 भाई रहते थे, उसके बच्चे भी रहते थे। किसी एक का बच्चा, उसकी मदर बहुत पॉजेसिव थी, वो हमेशा कोई नई चीज़ घर में आती थी ना, तो वो ले जाके एक छोटे रूम में बच्चे को अकेले खिला देती थी, बोलती थी खा लो और मुंह धो लो, बाहर किसी को पता नहीं चले। उस टाइम उसका मदर रोल आ रहा है, वो अपने बच्चे के लिए बहुत पॉजेसिव है, इसीलिए वो बच्चे का, वो दुश्मन नहीं है बच्चे की, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप भूल रही है कि मेरा बच्चा क्या सीख रहा है। अभी उसी लेडी का फ़ोन मेरे पास आया कि सुनील भाई ये बच्चा को समझाए, ये बिगड़ गया शादी के बाद। मैंने क्या, बोलता वो अपने बच्चे को रूम में ले जाके खिला देता है, हमें पूछता तक नहीं है। तो मैंने बोला इसमें कुछ नई बात नहीं है, ये बीज आपने ही बोए हैं, आप जब ये छोटा था तब आपने यही किया है, तो भाई आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं ना कर्म की थ्योरी, जैसा बोएंगे ऐसा ही मिलने वाला है, इसमें कोई नई बात नहीं है। सो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों। देखिए ज़रूरत है, और किसी का बच्चा भूखे मर रहा है, मेरा बच्चा भूखे मर रहा है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और मैं जाके चोरी कर लूँ, वो कंडीशनल है। लेकिन मैं मेरे बच्चे को सिखाऊं कि वो कुर्सी में जो चीज़ पड़ी उठा लो, चुपचाप घर पे ले जाओ, फिर ये अच्छी पेन है, तो बच्चे के लिए वो सही है, क्योंकि वो ज्ञान आपने दिया है उसको। अगर उसी जगह आजकल देखिए बच्चे को है ना सुनने की आदत नहीं है, आपने देखा होगा, क्योंकि सिंगल चाइल्ड रहता है, पेरेंट्स का टोटल फोकस उसके ऊपर, वो जो बोले ला के देने का है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बच्चे के माइंड में एक चीज़ सेट हो जाती है कि मैं जो बोलूँगा वो फाइनल मेरे पेरेंट्स करके ही देंगे। अब देखते होंगे बहुत सारे बच्चे जोर जोर से रो रहे हैं, माथा पटक रहे हैं, लास्ट में वो रोना बंद करवाने के लिए उसकी जीत पूरी कर देते हैं। हमने कभी भी बच्चे को ना सुनने के लिए आदी नहीं किया शुरुआत से, जो ला के दिया सब उसको, उसने एक घड़ी मांगी हमने 4 ला के दी। अब सोचिए छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे को मोबाइल की क्या ज़रूरत है। आप अपना मोबाइल दे देते हो क्योंकि वो खाना खाए। तो ये जो हैबिट है वो हम बिगाड़ते हैं। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि वो बच्चा आपसे रूडली बात करता है पापा के सामने, और मदर बोलती है चुप रहिए, उसको कुछ मत बोलिए, वो खाना नहीं खाएगा। खाना नहीं खाएगा आपका बच्चा, उसके चलते वो अपने पेरेंट्स, अपने फादर का इंसल्ट कर रहा है, वो आपको बोलना चाहिए, उसको वहाँ पनिशमेंट देना चाहिए, तो वो आपने दिया नहीं, तो इसको पैम्पर्ड बोलते हैं। राइट। तो बहुत बार क्या होता है, पैम्पर्ड चाइल्ड आगे जाके बोलते हैं ना, मोड़े गुजराती में बोलते हैं, मुंह पे, अथवा हिंदी में मुंह में बहुत ज़्यादा उसको सर पे चढ़ा लिया है, अभी भोग तो सर पे क्यों चढ़ाया आपने। देखिए तो उसमें आपका है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम कब आपकी पॉजेसिवनेस में कन्वर्ट हो गया, और कब उसने आपके बच्चे को स्पॉइल कर दिया। आप मेजोरिटी देखिए, मैं भी आ गया उसमें। अगर मेरा बेटा मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा, शादी हो गई है, तो हमेशा मैं क्या एग्जांपल दूंगा, मैंने बचपन से लेकर अभी तक तुम्हारा कितना ख्याल रखा, तुमने जो मांगा सब कुछ ला के दिया, आज तुम्हारी बारी आई तुम नहीं कर, तब तो फिर मैं सेल्फिश हूँ। अगर मेरी बारी आएगी तब तुम्हें मेरा करना है, उसके लिए अगर मैंने किया है तब तो ये बिजनेस हो गया। बिल्कुल। कि मैंने इतना पैसा रखा है बैंक में, इतना इंटरेस्ट आने वाला है। हम अपने बच्चे को जब इस वर्ल्ड में लाते, वो तो आया नहीं है, हम लाए हैं ना, तो जिम्मेवारी मेरी बनती है। अब मेरे बच्चे को मुझे साहूकार बनाना या चोर बनाना है, मेरे पर डिपेंड है। फिर मैं कल बच्चे को बोलूँ कि तू गलत करता है, तो घर में स्टीलिंग करता है, घर में झूठ बोलता है, तो बचपन से ट्रेनिंग तो आप ही ने दी। एक हिंदी मूवी थी, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी,
वो कादर खान और शक्ति कपूर डिट्टो इसी के ऊपर है। बेटे को चोरी करना बाप ने ही सिखाया बचपन में, तब उसको स्मार्टनेस लगती थी। जब वही बच्चा बड़ा होकर बाप को चीट करता है तो उसे दुख लगता है। सो बहुत सारी चीज़ है कि अगर बच्चे में बिहेवियर डिसऑर्डर आया है, देखिए बहुत सारे डर रहते हैं बच्चे को। हम हमेशा बच्चे को क्या करते हैं, खाना खा लो नहीं तो बाथरूम में तुमको बंद कर देंगे, खाना खा लो नहीं तो भूत आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे डर हमने क्रिएट किए, उसके माइंड में थे नहीं, ये चीज़ आपने डाली है। अब क्या होता है, बच्चा बाथरूम में अकेले जाता नहीं है, कोई आ जाएगा पापा, और हम बोलते क्या डर लगता है, लेकिन डर तो आप ही ने दिया मुझे। अंधेरे का डर आपने दे दिया, मैं लिफ्ट में आपको बाथरूम में बंद कर दूंगी, इसका आपको ये नहीं मिलेगा। मतलब कंडीशनल हमने सब कुछ किया। अब मेरा बेटा अगर डरपोक निकल रहा था, हम बोलते हैं ये। हम अपने बच्चे को छोटी से छोटी चीज़ भी अलाउ नहीं करते हैं कि भाई मम्मी मुझे ये शर्ट पहनना, नहीं ये शर्ट नहीं पहनना, तुम्हें ये टी शर्ट ही पहनना है। अब आगे जाके अगर वही बच्चा किसी भी चीज़ में डिसीजन नहीं लेता है तो हम बोलते हैं क्या एकदम बेवकूफ़ जैसा बच्चा आ गया मेरे घर में, छोटी से छोटी बात का भी डिसीजन नहीं लेता, सब कुछ उसको अपने पापा से ही पूछना पड़ता है। लेकिन ये आदत तो हमने ही डाली ना कि खबरदार जो हमें पूछे बिना कोई भी काम किया है तो छोटा बच्चा है, उसके माइंड में कोई भी चीज़ एक बार ब्लॉक हो गई कि मुझे पापा से या मम्मी से पूछे बिना कुछ नहीं करना है, तो अच्छी चीज़ भी होगी ना। गैस चालू है और दूध नीचे गिर रहा है, तब वो गैस भी बंद नहीं करेगा पूछे बिना कि मम्मी मैं गैस बंद करूं, और मम्मी बोलते हैं कितना बेवकूफ़ लड़का है, गैस तो बंद करना ही चाहिए जब दूध नीचे गिर रहा है। लेकिन उसका वो लेवल आपने कभी आने ही नहीं दिया, आपने डोमिनेशन इतना किया। आप देखिए हमारी प्रैक्टिस में मेजोरिटी बच्चे जो आते हैं ना, उसमें हम पॉजिटिव फैक्टर, जैसे मैंने बोला होम्योपैथी में वी आर ट्रीटिंग द कॉज, इवन साइकोलॉजिकल कॉज रहता है उसको भी हम दवा से ट्रीट करते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे जो आते हैं वो देखिए कि बोलते हैं ये बच्चा दिमाग नहीं है, ये डब्बू है, जल्दी मिक्स नहीं होता है, शाई है, कोने में बैठा रहता है, फ्रेंड सर्कल नहीं बनाता है। जब हम ये देखते हैं ना और हिस्ट्री पूछते हैं तो पता चलते हैं उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट। पेरेंट्स ने अपनी लाइफ में जो जो चीज़ नहीं हासिल की वो सारे अपने बच्चे पे डाल देते हैं। मैं वो पेरेंट्स को बोलता हूँ आपकी एज कितनी है, तो कोई पेरेंट्स बोलते हैं मेरे 35, कोई 40, कोई ये वो। तो मैं बोलता हूँ कि 50 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी तो चीफ मिनिस्टर बन गए थे, आप क्यों नहीं बने? मीन्स डिफेक्ट तो आप में भी है। सही बात है। तो हमारी वीक पॉइंट, हमारी कमजोरियाँ छुपाने के लिए हम सारी चीज़ बच्चे पे डाल देते हैं। और वन फाइन मॉर्निंग जब बच्चा उठ के पलट के, किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है ना सहन करने की। वन फाइन मॉर्निंग बच्चा उठ के जब हमारे साथ अनसिविलाइज वे में बात करता है तो हमें बुरा लगता है। और उसके बाद फिर हम रोज़, मदर बोलेगी बाप को कि आपने बिगाड़ दिया, और बाप बोलेगी मदर को कि तूने बिगाड़ दिया। किसने बिगाड़ा किसी को मालूम नहीं, लेकिन लास्ट में बच्चा ही बिगड़ता है। और तकलीफ जो होती है बच्चे को ही होती है कि स्कूल गोइंग बच्चा है, अगर उसको स्टीलिंग की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, तो नेचुरली वो सब कुछ बाहर के वर्ल्ड में जाके करेगा। और जब ये कंप्लेंट बाहर वालों से हमारे पास आती है तो हमें ख़राब लगता है। तो मेरे ख्याल से ये जो बिहेवियर इश्यू है ना, अगर वो हमारे में बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। देखिए छोटे बच्चे को हम एक्सपेक्ट करते हैं गलत किया, सॉरी बोलो सॉरी बोलो, लेकिन आप अपने आप में झांक के देखिए आपने कितनी बार सॉरी बोला है। करेक्ट। आपने कभी अपने इन लॉज को जाके सॉरी बोला है? तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरा बेटा भी करेगा? ये चीज़ें जो भी रहती है वो बोलते हैं ना, वड़ील को देख के छोटे सीखते हैं। बिल्कुल। अगर आपका रोल गलत है, आज वड़ील है घर में, मान लीजिए मैं मेरे घर में ग्रैंड डॉटर है, अगर मैं ही अब सब अपने घर में बोलूँ, मैं ही गाली गलौज करूँ अपने घर में, मेरी बेटी या तो मेरा जो ग्रैंड सन या डॉटर है उसको लगेगा दादा कर रहे मीन्स सही है, तो वो नेचुरली वही करेंगे। आज एक छोटी सी बात है, आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन में, भाई तू नहाने जाओ तो बाथरूम अंदर से बंद करनी चाहिए। अब आजकल के मॉडर्न युग में बाथरूम खुला रख के नहाएंगे और मैं अपने आप को मॉडर्न, अगर बच्चा देखता है तो उसको तो यही लगेगा ना कि ये राइट चीज़ है, उसको भी शौक होता है, वो भी ऐसा करेगा। एक्चुअली सभी चीज़, खाना खाने के वक्त आप गाना सुनते हैं, खाना खाने के वक्त आप टीवी चालू करते हो, तो होता क्या, किसी भी काम में आपको फोकस चाहिए। आपका फोकस तो है नहीं, 1 घंटा खाने में कभी लग ही नहीं सकता। अगर खाना ठीक से खा रहे तो मैक्सिमम 10 मिनट, 1-1 घंटे तक बच्चे खाते हो, कितना खाते हैं? 2 ही रोटी, एक निवाला गया नहीं, 10 मिनट तक ताकते रहते हैं वो। तो जो गलत हैबिट है, अब हमें डर लगता है अगर मैं अभी टोक दूंगी या टोक दूंगा तो वो खाना नहीं खाएगा। ठीक है तू टीवी चालू कर ले, तू मोबाइल चेक कर ले, लेकिन खाना खा ले। तो रिजेक्शन और नो, ये दोनों चीज़ हमें अपने बच्चे को सिखानी चाहिए कि लाइफ में जो गलत करते हो उसमें नो ही आएगा बेटा। और रिजेक्शन, देखिए आजकल बच्चे इतने एम्बिशियस हैं कि मैं एग्जाम में टॉफ़ी आना चाहिए क्योंकि वो मदर ने सिखाया, मैं खेलने जाऊं तो हमेशा खेल में मैं ही जीतना चाहिए और कोई नहीं चाहिए मुझे। तो होता क्या, आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे क्रिकेटर हैं, ये बहुत अच्छा खेलते हैं, अगर कभी वो फेल गए
क्रूशियल टाइम में, तो वो डिप्रेस हो जाते हैं। Yes. और डिप्रेस भी नहीं होते, वो गेम से आउट हो जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर 10 टीम खेल रही है तो उसमें से एक ही टीम जीतने वाली है, मैन ऑफ द मैच एक ही को मिलने वाला है, 10 को नहीं मिलने वाला है। ये सब चीज़ हमें हमारे बच्चे को सिखानी पड़ेगी कि भाई स्पोर्टी बनो, जीते तो वेल, हारे तो भी कोई बात नहीं उसको, लेकिन तुम्हारी कम बोलते हैं ना, कोशिश कभी कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप जीत रहे हो तो दूसरी बार इतना भी ईगो नहीं आ जाना चाहिए कि मैं तो आई एम टॉप, तो फिर हारना है। तो कीप ऑन गोइंग कि भाई रिजेक्शन आने वाला है तो वो भी एक्सेप्ट करो पॉजिटिव वे में। अगर किसी ने नो बोला है तो समझो क्यों नो बोला है, तो शायद ये जो दुख लगता है वो नहीं होगा। सो मेरे ख्याल से ये बिहेवियर इश्यू आजकल के बच्चे में बहुत ज़्यादा है। और एज फार एज माई प्रैक्टिस इज कंसर्न, मैं ये सारी चीज़ हमेशा अपने प्रैक्टिस में कंसिडर करता हूँ। नहीं सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। इवन मैंने भी यही पढ़ा है कि अगर आप किसी को भी लाइक अगर बच्चे हैं तो ठीक है, बट इवन घर में भी जो भी आसपास के हमारे लोग होते हैं ना, हमको मिरर करते हैं। तो अगर हम जैसा बिहेव करेंगे Exactly. वैसा ही हमें मिलेगा। Exactly. और वही बच्चों के होता लिए है। तो बेस्ट है कि मतलब वो हमसे ही सीखेगा, तो जो हम करेंगे वही चीज़ करने वाला है, इसलिए पहले हमें करना है सही और बात, फिर ही उसी को बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हुए सर, इसी के रिलेटेड हम बात करेंगे। आपने थोड़ी बहुत बात की मोबाइल के बारे में, तो स्क्रीन एडिक्शन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब बच्चे इतने एग्रेसिव हो गए उसके चलते, जैसे आपने बोला कि वो उनकी ज़िद नहीं पूरी होती है तो वो और ज़्यादा धमाल करते हैं, मतलब और रोएंगे, गिरेंगे, पड़ेंगे। तो पेरेंट्स उस चीज़ को कहीं भी अटकते नहीं है, ना नहीं बोलते हैं, तो एक के बाद उनकी चीज़ें बढ़ती जाती है। फिर मोबाइल चाहिए, आईपैड चाहिए, अभी तो इतने सारे गैजेट्स आ गए, तो ये चाहिए, वो सब बहुत बढ़ रहा है। तो इसको हम कैसे अटका सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी बोला कि कोई भी चीज़ रहती है, बच्चा फॉलो करता है पेरेंट्स को। तो सबसे पहले बोलते हैं ना कि एजुकेशन पेरेंट्स को देना पड़ेगा कि भाई आप अपने ऑफिस में रहते हो, मोबाइल चेक कर, सब कुछ सही है। घर पे आने के बाद अगर आपको चाहिए कि आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम कम हो, तो आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। हम उसका ऑल्टरनेटिव बोलते हैं मेरा तो बिजनेस है, मेरा तो काम है, मुझे तो रखना ही पड़ेगा, तो फिर इसका कोई आंसर नहीं है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि ड्रग एडिक्शन सुना है आपने? जो ड्रग लेते हैं बहुत रिलैक्स, ड्रग लेने के बाद एकदम उसका दुनिया ही अलग है, हवा में उड़ रहा है। लेकिन जब अब वो चीज़ आपके ब्लड में लेवल कर गया, जब उसकी आपको आदत पड़ गई, ये नशा है, और जब आदत पड़ जाती है उसके बाद वो टाइम पे अगर वो चीज़ नहीं मिलती है तो वो लोग कैसा बिहेव करते हैं आप देखते हैं, वायलेंटली बिहेव करते हैं। घर के बर्तन वगैरह सब बेच देंगे, लेकिन मुझे दारू चाहिए, मुझे ड्रग चाहिए। बिल्कुल। हमारा जो बच्चा जो हमारे साथ रहता है वो सॉर्ट ऑफ इसी तरह का बन जाता है। उसको समय पे जो मोबाइल का एडिक्शन हो गया है, देखिए मोबाइल में सिर्फ मैसेज आते हैं जाते हैं, ये चीज़ नहीं है। मोबाइल में गेम भी अवेलेबल है, मोबाइल में ऐसी साइटें भी अवेलेबल है जो उसको नहीं देखनी चाहिए। अगर आप मोबाइल को देखें ना तो पॉजिटिव वे में तो बहुत सारी चीज़ें जो हेल्प करते हैं हमें, लेकिन एट द सेम टाइम जो कुदरत का नियम है, अच्छी चीज़ें तो साथ में ख़राब चीज़ भी आती ही है। तो बच्चे लोग, हम भी मान लीजिए, ख़राब चीज़ों के साइड में ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे बिकॉज ईजीली अवेलेबल है। मुझे मालूम ही है गलत साइट है, मुझे नहीं देखनी चाहिए, लेकिन फिर भी लगेगा ना 2 मिनट देख लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फाइनली वी आर ह्यूमन, और एवरी ह्यूमन कम ऑन द अर्थ विद डिफरेंट थॉट्स। राइट। बिगाड़ने के लिए और बिगड़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अच्छे बने रहने के लिए आपको खुद वर्क करना पड़ेगा। कोई आपको अच्छा नहीं बना सकता है। बोलते हैं ना, आपके सामने सारी चीज़ें पड़ी है, क्या सिलेक्ट करना है वो आप पर। अच्छी चीज़ सिलेक्ट करने के लिए आपका माइंड हेल्दी होना चाहिए। अब हेल्दी माइंड की डेफिनेशन वेरीज करती है पर्सन टू पर्सन, कि भाई मुझे क्या अच्छा लगेगा और मेरा डिज़ायर है, और ऐसा होता भी है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ गॉट देयर ओन इमेज, उसकी पूरी बोलते हैं प्रकृति, हम लोग होम्योपैथी में बोलते हैं, सबकी अलग अलग रहती है। अब होता क्या है कि बच्चे को मोबाइल देख देख के आपने एक हैबिट डाल दी कि तू खाना खाएगा मोबाइल में देगा, तू ये काम करेगा मैं मोबाइल दूंगा। मीन्स आप कंडीशनली करवा रहे हो। आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि मैं खाना और मोबाइल में प्रायोरिटी मोबाइल की ज़्यादा दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट, इसीलिए मेरा बच्चा खा रहा है। आपको तो लग रहा है मैंने बच्चे को बेवकूफ़ बनाया, मोबाइल दूर से दिखाया, खाना खिला दिया। लेकिन ए डे विल कम जब बच्चा कंटिन्यूअसली 6 महीना 12 महीना ये सब होता है। हमने अपनी कन्वीनियंसी देखी, हमने अपनी कन्वीनियंसी देखी, लेकिन वो कन्वीनियंसी कब बच्चे की आदत बन गई वो हमें पता ही नहीं चला। आज मेरा टाइम है 9 बजे आने का, मैं रोज़ 9:30 बजे क्लिनिक पे आऊँ मान लीजिए,
और 6 महीने के बाद मैं 9:30 के बाद ही आता हूँ, क्योंकि वो अब मेरी आदत बन चुकी है। मैंने अपनी कन्वीनियंसी के लिए 2 दिन लेट आया, लेकिन वो मुझे इतना कंफर्ट मिला तो मैं रोज लेट आ रहा हूँ ना। वो अगर मुझे कोई टोक रहा है कि डॉक्टर साहब आप टाइम से नहीं आते हो, हम आधा घंटा वेट करते हैं, तो मुझे ईगो हर्ट होता है। लेकिन ऐसे पूछा जाए, देखा जाए तो इसमें गलत भी क्या है? अगर मैंने टाइम मेरा 9 बजे का लिखा है तो मुझे 9 बजे आना चाहिए। कभी लेट हो जाए कोई कंडीशन से तो बात अलग है। अगर कोई मुझे पॉइंट आउट करता है और घड़ी दिखाता है, सर आप लेट आते हो, आपके चलते हमें नौकरी में जाने का लेट होता है, तो उसमें गलत नहीं होना चाहिए ना। एक सही बात है, उसने जो भी सोचा है मेरे बारे में एकदम सही सोचा है। लेकिन होता है क्या, उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। अब बच्चे के स्क्रीन टाइम के बारे में जब बच्चा कभी बोल देता है, क्या मम्मी आप भी तो देखती हो, तो हमें ईगो हर्ट आ जाता है। क्या पापा आप भी तो रात को 2 बजे मम्मी सो जाती है, दूसरे रूम में जाकर स्क्रीन करते हो, मैं देखता हूँ आपको बहुत बार। तो हमें लगता है अच्छा तो इतना बड़ा हो गया, मेरे के लिए CID गिरी कर रहे हैं। लेकिन देखिए तो ये बच्चे का दिमाग, ये छोटे से दिमाग में ये सब चीज़ आया क्यों? डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली हमने ही डाला है। आप देखिए आजकल बच्चे को हेडेक बहुत होता है, स्कूल गोइंग बॉयज़ को बहुत हेडेक होता है। एक तो आँख के नंबर्स, स्वैग छोटे छोटे बच्चे को आ रहे हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि स्क्रीन टाइम क्या है। दिन भर मोबाइल आया, पहले टीवी में घुसे रहते थे लोग। दूसरी बात, बच्चे टीवी ज़्यादा देखेंगे, स्क्रीन टाइम ज़्यादा करेंगे, तो हमारे जो आई के मसल है वो एग्जॉस्ट तो होंगे ना। और वो आई के मसल जो एग्जॉस्ट होते हैं उसकी वजह से हमें हेडेक होता है। हम बच्चे लोग को पूछते हैं कि बेटा रात को सो के उठते हो, सुबह एकदम अच्छा रहता है अंकल, शाम होते होते बहुत हेडेक होता है, स्कूल से आता हूँ बहुत मुझे हेडेक होता है। मीन्स उसके आई के मसल इतने वीक हो चुके हैं कि थोड़ा भी स्ट्रेन आई मसल पर आता है उसको हेडेक होने लगता है। सो बहुत बार क्या मिसडायग्नोस होता है, ये सब चीज़ हम ध्यान नहीं रखते हैं कि बच्चों को क्या है क्या नहीं। सो जो भी ये आपने बताया स्क्रीन टाइम का, ये स्क्रीन टाइम मतलब आजकल का एक एडिक्शन है। और स्क्रीन टाइम अगर कम नहीं होगा, बच्चे देखिए आप, एक दूसरी साइड इफेक्ट है ये मोबाइल की, बच्चे गेम देखते हैं। बीच में कौन सी एक गेम आई थी, वो देखते देखते बच्चे सुसाइड कर लेते थे। तो सोचिए वो स्क्रीन, वो मोबाइल उसके ब्रेन में कितनी असर कर रहा है। लेकिन वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें क्या लगता है वो बच्चा वीक था मेंटली इसलिए किया, मेरा बच्चा नहीं करेगा। देखिए आप हस्बैंड वाइफ में हमेशा आप देखते होंगे, एक हस्बैंड वाइफ को सेव करने के लिए एट सर्टेन एज के बाद बोलता है कि तू देख ले भाई ये सब क्या है क्या, कल को कहीं कुछ नेगेटिव होता है तो मेरी की हुई पूंजी, मेरी की हुई मेहनत तुम्हें काम आनी चाहिए। तुम्हें तो वाइफ का पहले जाओ, तो आपको कुछ होने वाला ही नहीं, पहले मैं ही जाने वाली हूँ, मैं किस्मत वाली हूँ, मैं तो सुहागा नहीं जाऊँगी। मतलब हमारा जो आर्ग्यूमेंट हमारी रहती है वो बिना लॉजिक की रहती है, हमारी आर्ग्यूमेंट इमोशनल ग्राउंड पे रहती है। तो सेम चीज़ दूसरे का बच्चा है वो करेगा, मेरा बच्चा ऐसा नहीं, क्यों नहीं है? ऐसी ऐसी चीज़ें। आप गेम कितनी है वायलेंट गेम देखते हैं, मारा मारी वाली। अब बच्चा घर में उसकी प्रैक्टिस करने लगता है, शीशा फोड़ दिया, कोई चीज़ फेंक दिया, शक्तिमान देख देख के बच्चे ऊपर से नीचे कूद जाते थे। तो ये सारी चीज़ जो आप एंटरटेन के लिए कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको कहीं भी अटकाती है और कहीं तकलीफ भी कर देती है। तो बच्चा क्या देख रहा है मोबाइल में वो भी जरूरी है। टीवी चालू करके वो WWF पहले आते थे, तो बस बच्चे ये देख के सब अपने आप को वही समझते थे, घर में मारा मारी। और तो मेरी माँ तो बहुत शांत है, मेरा पापा ऐसे थे, मैं भी बहुत शांत हूँ, मैं तो कभी किसी से झगड़ा नहीं। ये कहाँ से ऐसा पक गया? यह पका नहीं, आपने ही पकाया घर में इसको, आपने ऐसी चीज़ें उसको पीरसी है जो उसको नहीं चाहिए थी, और फिर बच्चा ऐसा हो गया। सो ये जो बिहेवियर इश्यू है, जो रूडनेस है, वो 90% हमारे फैमिली में से ही आती है, जो हमारी फॉल्ट रहती है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से ये एक एक्सप्लेनेशन इसके लिए इनफ है। डेफिनेटली। ये तो हो गई बात इसकी, आपने बिहेवियर इश्यूज के बारे में इतना अच्छा से समझाया, स्क्रीन टाइम क्यों ज़्यादा है उसके बारे में भी बहुत अच्छा समझाया। सर एक और पॉइंट है सेपरेशन एंजाइटी, जो आपने लास्ट टाइम भी थोड़ा इसके बारे में समझाया था, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे। देखिए सेपरेशन एंजाइटी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ छोटे बच्चों को नहीं, बड़ों को भी होती है। आप ऐसे देखिए तो होम सिकनेस क्या है, 12th के बाद हम कॉलेज में जाते हैं, जब फादर हमारे पेरेंट्स हमें हॉस्टल में रखने जाते हैं तो क्या होता है, हमारा वज़न कम हो जाता है, मन नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है। हम एक्सप्लेन करते वो तो नई जगह है ना बेटा, खाना घर जैसा नहीं मिलता है इसलिए तुम्हें भूख नहीं लग रही है। एक्चुअली वो कॉज होता ही नहीं है। यंग बच्चों में खाना जो भी मिले, क्योंकि वो लोग को आदत है जो भी लारी ठेले पर मिल रहा है होटल में वो सब खा सकते हैं। लेकिन सिंगल चाइल्ड, पैम्पर्ड चाइल्ड जो अपने आप को फुल सिक्योर समझता था अपने पेरेंट्स के साथ, अपने घर में अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के साथ फुल सिक्योर रहता था, अचानक उसका इन्वायरमेंट चेंज हो गया,
उसको ऐसी जगह पे जाके रहना है जहाँ सारी चैलेंजेस उसी को फेस करनी है। तो होता क्या है, जैसे छुट्टी पड़ती है 2 दिन की, भले ना दूर है, वो 2 दिन के लिए भी घर पे आ जाता है, वेयर ही फील सिक्योर। हम उसका इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं, उसको घर का खाना ही पसंद है, तो जब जाता है तो पूरा बना बना के दो। वहाँ जाता है तो वो बच्चा नाश्ता ऐसे ही रखता है, हम डांटते हैं, इतना इतना मम्मी ने मेहनत करके तुम्हें बना के दी, तुमने कुछ खाया नहीं। एक्चुअली क्यों नहीं खाया आप समझिए कभी। तो बच्चे को एक सेपरेशन एंजाइटी खाली छोटे बच्चों को नहीं, बड़ों में भी रहती है। अब छोटे बच्चों को एंजाइटी में क्या, स्कूल जाते समय मोस्टली बच्चे रोते हैं, क्यों रोते हैं ऐसे देखिए तो, क्योंकि उसको ऐसी एक व्यक्ति, एक लेडी को छोड़ के जाना है जिसके आंचल में वो अपने आप को सिक्योर समझता है। वहाँ से उसको वॉर, आप समझिए वॉर सिचुएशन आ जाती है उसके लिए कि अब मुझे फेस करना है। तो सेपरेशन एंजाइटी की वजह से आप देखिए ना मोस्टली तकलीफ है। मैं आपको लास्ट टाइम मैंने बात किया कि नहीं, एक हमारे पेरेंट्स थे, उसके बच्चे को, उसके फादर का काम था हमेशा बाहर गांव जाने का, तो हफ्ते में 4 दिन वो टूर पर रहते थे। अब उसका फादर जैसे जाए दूसरे दिन बच्चे को फीवर आ जाए, उसकी मदर लेके मेरे पास आ जाती थी। उसको कोई भी तकलीफ नहीं, कोल्ड नहीं, कोफ नहीं, फीवर खाली रहता था, उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशन सारे नॉर्मल। तो हमें भी ताजुब लगता था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि होम्योपैथी में वी आर ट्रीटिंग द कॉज। तो जब मुझे ये पता चला कि उसके फादर का काम टूरिंग का है और जब जब वो टूर पे बाहर जाते हैं तभी ये लड़का बीमार पड़ता है, तो मैंने समझा कि ये कुछ भी नहीं है, सेपरेशन एंजाइटी की वजह से इसको फीवर आ रहा है, एंड वी हैव अ मेडिसिन। इफ एनी कंप्लेन अराइज फ्रॉम सेपरेशन एंजाइटी, वी हैव अ होम्योपैथिक मेडिसिन। और वो मेडिसिन मैंने दी, उससे उसको एकदम ठीक हो गया। अब उसके फादर जाते भी हैं तो उसको वो तकलीफ नहीं होती है। सो ट्रीट द कॉज, बोलते हैं ना, क्योर द डिसीज, उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। छोटी से छोटी चीज़ आप सोचिए कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके सर्वेंट ने आपका इंसल्ट कर दिया है और रात को जाके आपको पेट दर्द हो रहा है। अगेन मैं बोलूँगा होम्योपैथी में ये जो आपने इंसल्ट किया उसका, उसकी वजह से जो उसको एब्डोमेन में टारगेट ऑर्गन हो गया, किसी माइंड में स्ट्रेस आया लेकिन टारगेट ऑर्गन हो गया आपके इंटेस्टाइन, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। सो वी हैव अ मेडिसिन इन दैट चैनल, एक फिक्स टारगेट ऑर्गन है, उसका पॉजिटिव फैक्टर है, हम कोरिलेट करते हैं उसको। और इसीलिए होम्योपैथी में आप देखते भी होंगे कि लोग केस हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लंबी लंबी पूछते हैं। वो लंबी इसलिए पूछते हैं कि वो आपके रोग का कारण जानना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइम किलिंग प्रोसेस है, इट्स एन आर्ट। जो आप बोलते हो उसको इंटरप्रीट करके वो सही चीज़ पे पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए पूछते हैं। सो होम्योपैथी में मैं सबको बोलूँगा साइकोलॉजिकल कॉज है तो यू टेक चांस एंड गो टू योर होम्योपैथ, आई होप ही विल ट्रीट यू। बहुत सारी चीज़ आजकल छोटे बच्चों में, मेरे एक पीडियाट्रिशियन फ्रेंड हैं डॉक्टर अमित गुप्ता, उनका नाम मैं लूँगा, हम लोग क्रिकेट साथ में खेलते थे, तो वो मुझे बोलते थे कि सुनील भाई 60% कंप्लेन इन द इन्फेंट आर ड्यू टू द स्ट्रेस। तो मुझे उस टाइम लगता था यार स्ट्रेस छोटे बच्चों में कहाँ से आता होगा। तब हमारी बुक में जो 250 साल पहले लिखी हुई है डॉक्टर हनीमैन ने, उसमें लिखा है एसिडिटी इन इन्फेंट। तो वो जो लिखा है वो उस टाइम मैं समझने के काबिल नहीं था, लेकिन जब डॉक्टर अमित गुप्ता ने ये मुझे बोला तो मैंने को रिलेट किया उसके साथ, और उसके बेस पर अब मैं दवाई देता हूँ बच्चों में। इट वर्क्स। खट्टी उल्टियाँ होना, रात को नींद नहीं आना, पेट में दर्द होना, छाती में जलन, बच्चे बोलते हैं ये सब चीज़, लेकिन पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि ये सब बच्चे में क्यों हो रहा है। लेकिन जब समवन ऑथेंटिक पर्सन ने इसको एंडोर्स किया, उसके बाद मैंने उससे कोरिलेट किया, तो नाउ आई एम गेटिंग द रिजल्ट। सो एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, इसको ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से मेरे तरफ से ये एक एक्सप्लेनेशन इनफ है इस सब चीज़ के लिए। तो सर मैं ना थोड़ी टिप्स आपसे जानना चाहती हूँ कि सेपरेशन एंजाइटी को हमारे पास होम्योपैथी में मेडिसिन है डेफिनेटली, एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि वो होम्योपैथ को विजिट करे ऐसी चीज़ों के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं या कैसे हम अपने बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं? देखिए, कोई भी नया काम मान लीजिए हमें असाइन किया, विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन, विदाउट प्रायर नॉलेज, आज मुझे कोई गन दे दे कि जाओ तुम्हें वॉर में जाना है, तो मुझे तो एंग्जाइटी होगी डेफिनेटली कि क्या करूँगा, कैसे करूँगा। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले चीज़, बच्चे जब छोटे रहते हैं ना, तो स्कूल की जो ट्रिप जाती है ना, उसमें भेजना चाहिए। ओके। पिकनिक की ट्रिप गई है 1 डे 2 डे, उसमें खास भेजना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट उसे मिलता है, पढ़ना नहीं है, वो घूमने गया, उसको मालूम मैं भी घूमने जाऊँगा।
रात को मुझे अकेले सोना है, मम्मी नहीं मिलेगी, हम्म, तो वो अपने आप को ढालता है उस लेवल में। राइट, वो सिचुएशन उसको सिखाती है, कोई सिखाने वाला नहीं है, वहाँ टीचर रहती है, वो माँ नहीं है, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट भी होगी, खा लो टाइम हो गया है तो, सो जाओ टाइम हो गया है तो। घर में हम नाटक करेंगे, नहीं सोना है, मुझे ये करना है, वहाँ पे नहीं चलने वाला है। तो अगर छोटी उम्र से अपने बच्चों को ये सब चीज़ प्रिपेयर किया है, 1 पिकनिक, 2 पिकनिक, 4 पिकनिक, देखिए पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि गर्मी छुट्टियाँ रहती थी ना, तो हम लोग अपने मामा के घर जाते थे। ऐसे हमें पेरेंट्स बोलते थे कि मामा के घर जाओ ना तो खाली पहने हुए कपड़े पहन के ही जाना, बाकी सारा मामा के सर पे ही रहता है। वो एक हंसने के लिए था, लेकिन सवाल ऐसा था कि मामा के घर में मैं गया तो और सारे भी बच्चे आते थे, तो एक ब्रदरहुड डेवलप होता था। देखिए जहाँ कंपनी रहती है ना, वहाँ चीज़ें बांट के खाने की एक आपको सिखाया जाता है बिल्कुल, कि भाई मामा है, मामी ने सब चीज़ एक एक पेड़ा सब लो आप। हम्म, हमारे घर में पूरा पैकेट मुझे मिल जाता है क्योंकि बांटने के लिए कोई है ही नहीं। राइट, तो बहुत सारी चीज़ जो डे टू डे की लाइफ से हमें सीखनी है, वो हमारी फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली में पॉसिबल नहीं होती है, वो हमें जॉइंट में ही। तो जॉइंट में कहाँ है? तो हमारा ननिहाल है, और ननिहाल में छोटे बच्चे को कोई कुछ बोलता नहीं है, तो उससे पैम्परिंग लगता है, तो मज़ा भी आता है। हमें मालूम था, जब मैं हमारे ननिहाल में गर्मी की छुट्टियों में जाता था तो 12 से 13 बच्चे हम इकट्ठा होते थे। कौन खटिया पे सो रहा है, कौन नीचे सो रहा है, किसी को कोई मतलब ही नहीं रहता था। सब एक साथ खा रहे हैं, किसने 2 रोटी खाई, किसने 4 रोटी खाई। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ थी, कोई बच्चा बीमार नहीं पड़ता था। जो हर महीना अपने घर में बीमार पड़ता था ननिहाल आके, तो हम ऐसे बोलते, वो तो वहाँ तुम्हें प्यार ज़्यादा मिलता है ना, इसीलिए। तो समझो, अगर उसको वहाँ प्यार मिलता है और वो बीमार नहीं पड़ता, हम प्यार देते कि कुछ और देते, वो हम कभी नहीं सोचते हैं राइट, कि हमारे बच्चे को हमें क्या देना चाहिए। तो सबसे पहला है कि सेपरेशन एंजाइटी के लिए उनको मेंटली सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए। अब मान लीजिए 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड में बच्चे हैं, अगर वो इससे धीरे धीरे हैबिचुएटेड होते जाएंगे, उसके लिए क्या करना चाहिए? दूसरी बात, पेरेंट्स को बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, बच्चा 10 साल का गया, आप है ना 2 घंटे 4 घंटे के लिए घर से बाहर चल जाओ और बोल उसको थोड़े काम दे के जाओ कि बेटा हम आते हैं तब तक ये सारा जरा कर देना, देखना हाँ फ्रिज की चालू स्विच न रह जाए, पंखे के स्विच बंद कर देना, एसी मत करना, ये तो आप थोड़े इंस्ट्रक्शन दो उसको। और आने के बाद आप देखिए क्या क्या उसने फॉलो किया है। जिस चीज़ को फॉलो किया है ना, उसके लिए आप अप्रिसिएट करो। हम अप्रिसिएट गलत चीज़ के लिए करते हैं। हम क्या बोलते हैं, बेटा तेरा इस बार 2nd आया है, वो फर्स्ट वाले को इस बार पीछे करना है तुम्हें, तो मैं तुमको उससे अच्छा ट्यूशन लगा के दूंगी। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ तू उससे ज़्यादा मेहनत कर, वो तो फर्स्ट है, तुम अपनी लाइन बड़ी कर, लेकिन अगले की लाइन छोटी करना चाहते हैं। मैं अपने आप को डेवलप नहीं करना चाहता हूँ। तो सेपरेशन एंजाइटी में होता क्या है, इसी तरह कि अगर आपने बचपन से बच्चे को इस तरह से ट्रेन किया है, और तो 12वीं क्लास 10th स्टैंडर्ड आते आते वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि भाई सब बच्चे पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं। बहुत बार ऐसी स्टोरी घर में बोलनी चाहिए कि भाई जैसे आप देखिए फॉरेन में कि 18 साल का बच्चा होता है, उसको कंपलसरी हॉस्टल में जाना है, उसको मन है चाहे नहीं है, वहाँ रूल है। लेकिन वो रूल नहीं होना चाहिए, वो अपने विलिंगली जाए कि मेरा 18 साल हुआ मैं जाऊँगा। अगर वो विलिंगली जाएगा ना, तो वो आपकी फैमिली से कभी डिटैच नहीं होगा। आप देखिए जिस बच्चे को सेपरेशन एंजाइटी रहती है, हम बोलते हैं ना आजकल बच्चे को अफेयर्स बहुत होता है, आप देखो एकदम शांति से सोचिएगा, न्यूट्रल होके 14 साल के बच्चे को, 13 साल के बच्चे को अफेयर्स क्या है उसे ही नहीं मालूम। क्यों होता है? क्योंकि जिस चीज़ की कमी उसको घर में रहती है ना, वो बाहर कोई उसकी पूरी कर रहा है, इसीलिए वो बच्चा उधर झुकता है। ये कॉमन प्रॉब्लम है। पेरेंट्स को टाइम नहीं है बच्चे के लिए, तो नेचुरली स्कूल में जो भी ऑपोजिट सेक्स वाले हैं, चाहे फ्रेंड हैं, जो उसकी डिमांड पूरी कर रहे हैं, जो उसको जो चीज़ चाहिए, थोड़ा कंसोलेशन चाहिए, थोड़ा सपोर्ट चाहिए, थोड़ा फ्रेंडलीहुड चाहिए, थोड़ा ब्रदरहुड चाहिए, जो मिलता है, तो हम क्या बोलते हैं, मेरा कैरेक्टर लूज है। कैरेक्टर लूज है ही नहीं, आपकी नज़र ऐसी है, बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है। आप सोचो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, आप दो घर में नहीं जाएगा। अगर बच्चे को घर में खाना नहीं मिलेगा तो नेचुरली बाहर खाएगा, तो हम क्यों खाना बना के देते हैं। तो सेम चीज़ आज कॉलेज में बच्चे जाते हैं, आपने देखा होगा ये बच्चा तो एकदम डब्बू था, जब से हॉस्टल में गया अब हमें याद ही नहीं करता है। अरे हॉस्टल में जाने के बाद ऐसा तो क्या मिल गया उसको जो घर में नहीं मिला था, आपको क्यों याद नहीं करता है? नहीं तो बच्चा हॉस्टल में जाता है सैटरडे संडे, उसको पेरेंट्स मिस होने ही चाहिए। अरे इसको तो 10 बार बोलो तो 1 बार फ़ोन करता है, अब तो वो बिगड़ गया, अब तो बड़ा हो गया, खुद के फैसले खुद ले रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके विद द एज, जब प्यूबर्टी एज आती है, बहुत सारे चैलेंजेस उसके माइंड में घूमते हैं। हमने कभी उसको
सोचने का या समझने का टाइम ही नहीं दिया है। इतना दबा के रखा, हॉस्टल में जाके रखा, उसको लगता है चलो मैं जेल से छूटा, अभी तो फोन करूंगा नहीं तो मम्मी बुला लेगी। तो एक तरफ सेपरेशन एंजाइटी, एक तरफ उसको जो लगता है कि मैं कैद था वहाँ पर, वहाँ से यहाँ आ गया। शुरुआत में मम्मी मम्मी मम्मी, उसके बाद मम्मी याद नहीं आ रही है, क्योंकि वो अब वहाँ सेटल कर गया है। उसकी जो एंजाइटी वो निकल गई है, और निकालने वाला कौन था वो जाने, लेकिन निकल गई उसकी। तो मेरे ख्याल से ये सेपरेशन एंजाइटी एक इश्यू ऐसा है कि पेरेंट्स को, मतलब फैमिली वाले को बैठ के सॉल्व करना चाहिए। इसकी दवाई नहीं देनी चाहिए, बच्चा डिप्रेशन है दवा देते जाओ। सब चीज़ का मतलब सॉल्यूशन मेडिसिन से नहीं हो सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ। बहुत सही बात है सर। और ये भी बहुत मैं बोलना चाहूंगी कि कम्युनिकेशन शायद बहुत जरूरी है। Yes. कई बार बच्चों को, क्योंकि कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता ही नहीं, और इंपॉर्टेंस ही friends नहीं के देते साथ, हैं। हाँ, हम जैसे बच्चा कुछ अगर बोल रहे तुम बैठ जाओ, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम नहीं समझ पाओगे। बिल्कुल। एक्चुअली बहुत बार हम ही नहीं समझ नहीं पाते हैं, हम बच्चे से भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं अपने घर में। और होता क्या, आज ही मैंने रोज एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता हूँ अपने फ्रेंड लोग को कि रूडनेस इज ए वीकनेस ऑफ अ पर्सन। जब आप रूड बनते हो तो आपके कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस है, जो उसको आप हाइड करने के लिए रूड बन रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। मेरे ख्याल से इट इज आपकी जो ट्रेनिंग वाली बात थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे अपना बचपन याद आता है। मेरे पेरेंट्स भी ऐसा ही था। मेरा छोटा भाई था, मुझसे 5 साल छोटा था। तो कई बार ऐसा होता था कि मेरे ऊपर छोड़ के चले जाते थे घर बंद करके। उस टाइम पे उनका केटरिंग का बिजनेस था, तो दोनों जन जाते थे। तो कभी कभी हम स्कूल से आते थे, तब मम्मी पापा नहीं होते थे, तो कीज़ हमेशा नेबर के पास रहती थी। तो वहाँ से लेके फिर घर खोलते थे, तो अंदर चिट्ठी लिखी होती थी हमारे लिए कि बेटा खाना बना के यहाँ रखा है, तो आप गरम कर लेना, खा लेना, हम लोग इतने बजे आएंगे, ये होगा वो होगा। तो वो चीज़ बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल्स थे नहीं। और आई थिंक वो बहुत अच्छी चीज़ थी कि उस टाइम पे सबको सबके मोबाइल, पास टाइम रहता था। अभी मोबाइल आएगी, सबकी दुनिया अलग अलग हो गई है। बिल्कुल सही बात है सर। एक और सर्च है ना, बच्चों में बहुत कॉमनली देखते हैं हम लोग, ग्रोइंग पेन्स बहुत सुनते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द ग्रोइंग पेन? देखिए, ग्रोइंग पेन वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोइंग पेन। बच्चा जब बड़ा होता है तो जिस जिस पोर्शन में ग्रोथ है, ग्रोथ हमेशा पेनफुल रहता है, ऐसे नहीं होता है। अगर आपको ग्रो करना है नॉलेज के लिए तो आपको पेनफुल पढ़ाई करनी होगी, कोई चीज़ सीखनी है तो आपको पेन लेना होगा। तो सेम वे कि हमारी बॉडी में जब ग्रो स्टार्ट होता है, हमारी हाइट बढ़ती है, फैट आता है, उसी तरह बोन भी एक्सटेंड होते हैं। तो ग्रोइंग पेन यूजुअली रिलेटेड टू द बोन, मेरा जो मानना है। और उसीलिए बहुत बार बच्चे रात को नींद में पैर पटकते हैं, रोते हैं, सोते नहीं है, बहुत पैर दर्द हो रहा है। पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हाँ, बच्चे बोलते हाँ, पैर दबाओ हाँ, बस हाँ। पूरी रात। तो उसके लिए वी हैव अ वेरी गुड मेडिसिन इन होम्योपैथी। जैसे मैंने बोला ना कॉजेटिव फैक्टर के ऊपर। सो इफ चिल्ड्रन आर हैविंग ए ग्रोइंग पेन, सो वी हैव अ मेडिसिन। सो होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप देंगे, आपको लगेगा मैं हर जगह होम्योपैथी की बात करता हूँ, बिकॉज मैं 40 साल से प्रैक्टिस ही ये कर रहा हूँ, और आई हैव सीन एवरी साइंस के लिमिटेशंस रहते हैं और स्कोप रहते हैं। तो सेम हमारे होम्योपैथी में स्कोप है तो लिमिटेशन भी है, लेकिन ये ग्रोइंग पेन के लिए वी हैव गॉट अ वेरी गुड मेडिसिन। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक बच्चों के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर वी लिए। हैव ट्राई लेवल यस बेस्ट। डेफिनेटली सर, थैंक यू। सो आज हम लोगों ने काफ़ी सारे बच्चों के बारे में जो टॉपिक्स डिस्कस किए, उसमें वी डिस्कस्ड अबाउट स्क्रीन टाइम इन चिल्ड्रन, देन वी डिस्कस्ड अबाउट बिहेवियरल इश्यूज इन द चिल्ड्रन। सर ने हमें सेपरेशन एंग्जाइटी के बारे में बहुत कुछ समझाया। ही गेव सम एक्स्ट्रा टिप्स कि हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। प्लस वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि बच्चों में खाने पीने को लेके इश्यूज होते हैं, लोग खाते नहीं हैं, बच्चों का वज़न नहीं बढ़ता, या बच्चों में ओबेसिटी ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें हम लोग कैसे उसको काउंटर कर सकते हैं, उसे अच्छे से समझ सकते हैं, उस सब के बारे में हमने सुनील सर से आज काफ़ी कुछ जाना है। आपके कोई भी क्वेश्चंस है या आपके कोई भी सजेशंस है रिगार्डिंग हमारे फ्यूचर पॉडकास्ट के लिए, तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक यू।